हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लास 10 का बायोलॉजी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस चैप्टर से हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छे से बताया गया है और उसी को हम यहाँ पर हम जो भारती भवन बुक है बायोलॉजी का, ऑल राइट, उससे हम इस क्वेश्चन को आपको कवर करवा रहे हैं ताकि जो एग्जाम अगर क्वेश्चन आता भी है तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके बारे में आपसे पूछ सकता है, ऑल राइट। तो आपको वहाँ पर नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर और उसका पूरा जो फंक्शन है वो कैसे कैसे काम करता है उसका मैकेनिज्म पूरा बताना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है लॉन्ग में कि कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। एल्वियोलाई का और जो है नेफ्रॉन का, दोनों का आपको कंपैरिजन करने के लिए बोल सकता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब फिलहाल हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में कंप्लीट करेंगे, ऑलराइट, ताकि इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसको कवर सकते हैं। देखिए, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका इसके अंदर जो भी कीवर्ड वगैरह हैं कम से कम वो याद हो, तो अब एग्जाम में आप बिना याद किए बिना रटे हुए आसानी से वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑलराइट। अच्छे से इसके फिगर को समझेंगे, सारे कीवर्ड को समझेंगे, इसके फंक्शनिंग्स को समझेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे, तब जाके चीज़ें हम आसानी से वहाँ पर लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। देखिए, ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब्यूल एंड द मालफिजन कर्पस्कल्स। जो नेफ्रॉन होता है, इसको नेफ्रॉन को ध्यान से देखिए, इसके अंदर देखिए आपको एक लॉन्ग क्वाइल्ड, मतलब क्वाइलिंग क्या हुआ, ट्यूब्यूल्स मिलेगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है, इसे इसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर एक मालफिजन कर्पस्कल्स, यहाँ पर है मालफिजन कर्पस्कल्स। मालफिजन कर्पस्कल्स किसके कॉम्बिनेशन से बनता है इसके बारे में हम देखेंगे, ऑलराइट। द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको याद रखिए, पीसीटी है, उसके अंदर एक हेनलेज लूप है और द क्या होता है तो डीसीटी होता है। जो ट्यूब्यूल है वो कहाँ किस किस में डिफ्रेंशिएटेड है, तो ये पीसीटी, ये जो है नेफ्रॉन का पार्ट, जो बॉमन कैप्सूल के पास वाला पार्ट होता है उसको हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो ये यू शेप्ड है उसको क्या कहते हैं, हेनलेज लूप कहते हैं। ये नीचे हम जा रहे हैं तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये ध्यान रखेंगे। देन आफ्टर ये हमारा डीसीटी हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर में जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसको हम डीसीटी बोलते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद ये डीसीटी का ओपनिंग हो जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है। डीसीटी अल्टीमेटली फाइनली कहाँ ओपन हो जाता है, तो हमारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है। तो कम से कम सबसे पहली बात तो हमको ये सब पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन चीज़ था। तो हम पीसीटी देखें, डीसीटी देखें, लूप ऑफ हेनले देखें, मालफिजन कर्पस्कल्स को और अच्छे से देखेंगे। द डीसीटी, द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल ट्यूब्यूल्स आपका अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है। एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज अ मालफिजन कर्पस्कल्स। जो नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल, जो सबसे पहला पार्ट है नेफ्रॉन जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है तो मालफिजन कर्पस्कल्स होता है, जो कि बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। देखिए, बॉमन कैप्सूल आपने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर यदि पढ़ा होगा तो बॉमन कैप्सूल के बारे में वहाँ पर बताया कि बॉमन कैप्सूल में कौन सा एपिथेलियम होता है। तो चूंकि यहाँ पर एक प्रकार से डिफ्यूजन का काम हो रहा है, तो जहाँ डिफ्यूजन होता है तो वहाँ आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो ये अगर ध्यान रहे तो और अच्छी बात है। ये हमारा बॉमन कैप्सूल है। देखिए, ये बॉमन कैप्सूल है जिसको पोडोसाइट भी बोलते हैं। तो जो मालफिजन कर्पस्कल्स है उसके अंदर एक तो बॉमन कैप्सूल होता है और साथ साथ ग्लोमेरुलस क्या है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल रीनल आर्टरी जो कि हार्ट की तरफ से आ रही होती है ब्लड को लेकर, वही यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कि कैपिलरीज के गुच्छों में खुद को डेंस नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है तो टॉप कैपिलरीज कह सकते हैं, कैपिलरीज का गुच्छा है। और इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को, ग्लोमेरुलस और बॉमिन्स के कॉम्बिनेशन को हम मालफिजन कर्पस्कल्स बोलते हैं। ऑलराइट, ये पता होना चाहिए कि मालफिजन कर्पस्कल्स आपको कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर हमको नेफ्रॉन के अंदर ये मिल रहा है स्ट्रक्चर। एक चीज़ आता है मालफिजन ट्यूब्यूल। मालफिजन ट्यूब्यूल आपसे पूछ सकता है। तो मालफिजन ट्यूब्यूल जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसमें, इंसेक्ट के अंदर मालफिजन ट्यूब्यूल्स जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा मालफिजन कर्पस्कल्स है, या इसी को मालफिजन बॉडी भी कभी कभी बोलते हैं। ऑलराइट, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बॉमन कैप्सूल इज डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। जो बॉमन कैप्सूल होता है एक डबल वॉल्ड, बाहर में एक वॉल है, अंदर में एक वॉल है, तो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, कप के जैसे स्ट्रक्चर है।
विच सराउंड द डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। इसी के अंदर जो है जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का जो डेंस नेटवर्क है जो ग्लोमेरुलस है इसी के अंदर वो रहता है। ऑलराइट, इसको इतना तो कम से कम स्ट्रक्चर के बारे में हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल मतलब रीनल आर्टरी, जो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर कर रही है, एंटर जो करेगी उसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ये यहाँ से नाइट्रोजिनस ब्लड को लेकर आ रही है ऑलराइट हार्ट की तरफ से, और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली ये कैपिलरीज के पूरा कैपिलरीज का जो डेंस नेटवर्क है उससे फिर बाहर में ये अपना एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ये बाहर निकल जाती है, जिसको हम रीनल वेन भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल है, उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है दोनों को हम माल्फिजन कर्पस्कल्स बोलते हैं। ये हमारा जो उसका बॉमन कैप्सूल के पास वाला जो पार्ट है उसको हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर जो नीचे यू शेप्ड है उसको कहते हैं हेनलेज लूप, ये हमको ध्यान होना चाहिए। एक तो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ऊपर जो जा रहा है उसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर ये हमारा इधर की तरफ चला, इसको हम कहते हैं डीसीटी, दूर है इसलिए इसको डीसीटी बोलते हैं। और अल्टीमेटली डीसीटी हमारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुल जाता है, ओपन हो जाता है। इतना कम से कम इसका हम स्ट्रक्चर पर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे कि नेफ्रॉन कैसे कैसे काम करता है, ब्लड को किस प्रकार से फिल्टर करता है, यूरिन हमारा कैसे प्रिपेयर होता है यहाँ पर कंसनट्रेटेड यूरिन, उसके बारे में हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीजन इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में एक्सक्रीजन का प्रोसेस में क्या क्या है या उसका क्या क्या फंक्शन देखिए। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीजन में भी डिवाइड इनटू 3 स्टेजेज। एक्सक्रीजन के प्रोसेस को नेफ्रॉन में 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इन चीज़ों का चर्चा पहले करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो नेफ्रॉन के अंदर एक्सक्रीजन का प्रोसेस है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, देन आफ्टर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन किया जाता है। ऑलराइट, अब देखते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन में क्या होता है। देखिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर अंडर हाई प्रेशर इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, ब्लड इंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल, जिसका लूमेन जो है वाइडर होता है, इसके बारे में देखेंगे अभी, एंड लीव्स थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल विथ ए नैरो लूमेन। देखिए इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, इसमें कह रहा है कि जो ब्लड यहाँ एंटर कर रहा है ना उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। कारण क्या कि जो देखिए एफरेंट आर्टेरियोल होता है उसका लूमेन थोड़ा वाइड होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का लूमेन वाइड होता है, लूमेन चौड़ा होता है, और जो ईफरेंट निकल रहा है यहाँ से जो ब्लड वेसल्स उसका जो है लूमेन बहुत नैरो होता है, पतला होता है। तो देखिए आपने कभी पानी भी पटाया होगा अपने आसपास में, कभी अगर पानी पटाए होंगे तो पाइप जो जिस पाइप से हम पानी पटाते हैं उसको नॉर्मल, अगर उसके नॉर्मल शेप पे रहने देते तो पानी निकलता है। फिर क्या करते हैं कि कभी हम उसके माउथ को प्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं तो पानी जो है फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ आगे निकलता है। सेम वही चीज़ है, जब इसको हम इसके ईफरेंट आर्टेरियोल के माउथ को, ईफरेंट आर्टेरियोल को क्या किया, उसका लूमेन को एकदम पतला कर दिया, नैरो कर दिया है। तो ये नैरो है, तो यहाँ से जो है अब जो ब्लड निकलेगा वो थोड़ा उसकी जो स्पीड है, स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा इससे कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा प्रेशर बढ़ने से जो ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें थी, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वो सब सिंपल डिफिजन के थ्रू उसको टाइम मिल जाएगा। क्योंकि अब जो है जैसे आप लूमेन को नैरो कर दिए हैं तो उसको थोड़ा टाइम यहाँ पर ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने को मिलेगा। वो जो है अब पहले बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, अब ब्लड जो वहाँ से निकलेगा प्रेशर से निकलेगा और धीरे निकलेगा। तो उस प्रेशर के कारण बहुत चीज़ें यहाँ से फिल्टर हो जाती है, छन जाती है। और कौन कौन सा चीज़ फिल्टर होती है उसके बारे में हम देखते हैं। Therefore blood passes through the glomerulus under high pressure. This result in filtration of blood. इससे क्या होता है, ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है। Water and a small molecule are forced out of the walls of the capillaries of the glomerulus and Bowman capsule and enter the tubule of the nephron. जो वाटर है और उसके अलावा जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेशर के कारण बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से वो अंदर आ जाते हैं, ट्यूबुल नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स पार्ट में आ जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द ब्लड ऑफ द ग्लोमेरुलस। जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है ऑब्वियसली बात वो तो बाहर नहीं आ सकता है, तो वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही रहता है। द फिल्ट्रेट कंटेंट, इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, तो वाटर हो सकता है, ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया, वाइटामिन, etc। और इसके अंदर हमको वाटर मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, यूरिया और वाइटामिन होगा। इसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो जो हमारा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के पास हो रहा है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, यूरिया, वाइटामिन, etc है, इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ऑलराइट, अब फिल्ट्रेशन हमारा हो गया, चीज़ें हमारे फिल्टर हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्यों, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं। तो देखिए जो वाटर है
वाटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। तो हमको आपने पढ़ा भी होगा कि एक दिन में 180 लीटर के आसपास जो है ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है किडनी में, लेकिन हम जो यूरिन पास करते हैं मुश्किल से 1 से 1.25 लीटर या 1 से 1.5 लीटर पास करते हैं। तो फिर ये वाटर जाता कहाँ है, तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर जो है ऑस्मो रेगुलेशन में उसका यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है, इसलिए उसका हम रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो आगे हम उसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। साथ ही साथ ग्लूकोज भी हमारे यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं अल्टीमेटली उसका जो ग्लूकोज बनता है, ताकि बाद में उसका हम माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और सारा ग्लूकोज अगर यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ग्लूकोज का भी हमको क्या करना है, अंदर उसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब करना है। ऑलराइट, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सम मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो कुछ मॉलिक्यूल है उसको सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द पीसीटी। जो ग्लोमेरुलर हमारा फिल्ट्रेट था ये पीसीटी के थ्रू फ्लो करता है, उसके बाद ये हेनलेज लूप में जाता है, देन आफ्टर ये डीसीटी के अंदर जाएगा। इट कंटेन्स मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज। इसके अंदर बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंसेज होता है, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ये सब कुछ यूजफुल सब्सटेंस है। इन सब को हम एक प्रोसेस के थ्रू, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि उसको हम रीअब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें हमको एनर्जी भी थोड़ा बहुत कंज्यूम होता है। विदाउट रीअब्जॉर्प्शन, अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो तो दीज न्यूट्रिएंट्स कुड हैव बीन लॉस्ट विद द यूरिन। तो यूरिन के थ्रू ये सारा जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है बाहर चला जाएगा। द फिल्ट्रेट नाउ कंटेन्स यूरिया। अब जो हमारा फिल्ट्रेट है उसके अंदर क्या है, तो यूरिया है, सब कुछ सॉल्ट है एंड वाटर है। ऑलराइट, हम चीज़ों को जब रीअब्जॉर्ब कर लिए तो उसके बाद जो हमको क्या क्या बचा है, यूरिया बचा है, साल्ट बचा है, उसके अंदर कुछ वाटर बचा हुआ है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू द ब्लड इंक्रीजेज द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। जैसे हम चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारा जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर से मैक्सिमम सॉल्यूट जो है अपने रीअब्जॉर्ब कर लिया है। देन वाटर रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी हम ऑस्मोसिस के थ्रू उसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड द ऑस्मोटिक बैलेंस इज रीस्टोर्ड। इससे हमारा जो ऑस्मोटिक बैलेंस शरीर के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, रीस्टोर्ड हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी एंड दैट ऑफ द डिजॉल्व्ड वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। देखिए ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, तो इसका उसका आंसर आप यही लिख सकते हैं कि हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट कैसे रेगुलेट होता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वाटर का उसमें कंसंट्रेशन कितना है और एक्सेस वाटर कितना है, साथ साथ डिजॉल्व्ड वेस्ट उसके अंदर कितना है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी एंड दैट ऑफ द डिजॉल्व्ड वेस्ट। ये एक्सेस वाटर और डिजॉल्व्ड वेस्ट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। दिस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। जिससे हमारा बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है, बॉडी फ्लूइड भी मेंटेन रहता है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। इन दिस वे द किडनी सर्व एज वाटर कंजर्विंग ऑर्गन। इस प्रकार से हम किडनी को वाटर कंजर्विंग ऑर्गन बोल सकते हैं। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इन द किडनी ओनली 1 से 2 लीटर ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। मतलब 180 लीटर हमारा कहीं कहीं ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसके अंदर वाटर भी है, अब उसमें से बामुश्किल हम 1 से 2 लीटर यूरिन ही प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ जो है हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है और ज़रूरी भी है करना। देन आफ्टर लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्यूबुलर सिक्रेशन। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसको दोबारा हमको सिक्रेट करना पड़ता है, ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर ना रहे, वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए उसको सिक्रेट करना पड़ेगा। जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो उसका फिल्ट्रेट नहीं हो पाया, अगर उसका मान लीजिए मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा हो गया या किसी और कारण से फिल्ट्रेट नहीं हो पाया, तो उसको हम ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रेट कर देंगे दोबारा। कुछ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट लाइक केरेटिनिन। केरेटिनिन क्या होता है, कुछ देखिए, जो हमारा मसल्स है, हमारा मसल्स का जो सेल्स है, डेड सेल होता है, उसी को हम केरेटिनिन कहते हैं। मसल्स के जो वियर टियर या उसके डेड होने से जो सेल्स बनता है उसी को हम केरेटिनिन कहते हैं। ऑलराइट, तो कुछ नाइट्रोजन वेस्ट जैसे आपका केरेटिनिन हो गया, एंड सम अदर सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम आयन, और कुछ पोटेशियम आयन है, इसको रिमूव करना पड़ता है ब्लड से। कहाँ पर, तो डीसीटी के अंदर। डीसी के अंदर हम डायरेक्ट इसको सिक्रेट कर देते हैं। अगर इसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो इसको हम डायरेक्ट वहाँ पर हम इसको सिक्रेट कर देते हैं। एंड देन एडेड टू द यूरिन, तब फिर ये यूरिन के थ्रू पास होके हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन करते हैं। ऑलराइट, तो ये तीनों स्टेप आपको, फिल्ट्रेशन, उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, किस किस चीज़ों का हम रीअब्जॉर्ब कर रहे थे उसको पता होना चाहिए आपका, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ का ट्यूबुलर सिक्रेशन करते हैं, केरेटिनिन और कम से कम एक पोटेशियम आयन आपको ध्यान होना चाहिए। ऑलराइट, ये हमारा कहीं न कहीं नेफ्रॉन का पूरा फंक्शन हो गया। अब देखिए कंट्रोल ऑफ एक्सक्रीजन, और ये जो जैसे ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है तो
तो यहाँ एक और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, जैसे ट्यूबुलर सिक्रेशन, यहाँ पर डीसीटी के पास ट्यूबुलर सिक्रेशन हो गया होगा, तो उसके बाद जो हमारा यूरिन पास हो रहा है वो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, उसके अंदर यूरिक एसिड वगैरह नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होगा, हमारा पानी कम होगा, ग्लूकोज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा, वो पास हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट अल्टीमेटली यूरेटर के अंदर ओपन हो जाता है। उसके बाद की सारी कहानी आप जानते हैं, यूरेटर कहाँ खुल जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक क्या है, तो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑलराइट, जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है। जब तक यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर नहीं जाए, तो जैसे वो भरेगा उसके ऊपर क्या होता है, डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ये नर्व्स को कहीं ना कहीं यहाँ से मैसेज आता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर चुका है, अब इसको खाली करना चाहिए, तो वहाँ से मैसेज आता है, और जो यहाँ का स्फिंक्टर होता है ये ओपन हो जाता है, इनवॉलंटरी स्फिंक्टर होता है, और वो जो है फिर यूरेथ्रा के अंदर यूरिन पास होता है, और एक प्रकार से जो ह्यूमन्स है उसको अर्ज भी आता है, सुसु करने का अर्ज भी आता है। जैसे ही अर्ज आया तो वो अपना सेफ प्लेस पे जाके फिर वो अपना यूरिन पास करता है, जिससे कि यहाँ इनवॉलेंट्री, सबसे पहले तो जो नीचे की तरफ एक और स्पिंक्टर होता है, वॉलेंट्री स्पिंक्टर, वो ओपन होता है, देन आफ्टर ह्यूमंस में वो लोग अपना सेफ प्लेस में जाके यूरिन पास कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है उसके बाद की। देखिए कंट्रोल ऑफ एक्सक्रीजन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, तो द यूरिन डेट इज फॉर्म्ड कंटिन्यूसली कलेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन लगातार बन रहा था उसको स्टोर कौन कर रहा है, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर कर रहा है। एज द ब्लैडर एक्सपेंड, जैसे जैसे ब्लैडर एक्सपेंड करता है, इट्स प्रेशर क्रिएट एन अर्ज। ब्लैडर का जैसे जैसे एक्सपांड करेगा, ब्लैडर क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें लिक्विड भरते जाएगा तो वो एक्सपांड करते जाएगा, जैसे जैसे वो भरते जाता है तो एन अर्ज टू पास थ्रू यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। एक इस प्रकार का हमको एहसास होता है, अर्ज आता है कि यूरेथ्रा से हमको यूरिन को पास करना चाहिए। एज द ब्लैडर इज मस्कुलर, चूंकि ब्लैडर मस्कुलर है तो द अर्ज टू यूरिनेट इज अंडर वॉलेंट्री नर्वस कंट्रोल। तो ये एक प्रकार से वॉलेंट्री नर्वस कंट्रोल के अंदर ये अंतर्गत आता है। ऑलराइट, हमें पता चल जाता है कि हमें यूरिन पास करना चाहिए, तो जाके यूरिन पास किया जाता है। ऑलराइट, तो देखिए ये फिर से वही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रीनल आर्टरी है, यही रीनल आर्टरी अल्टीमेटली कहाँ एफरेंट आर्टेरियल बन के खुलता है, और यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, बॉमन कैप्सूल है, यहाँ पर चीज़ें फिल्टर्ड होने के बाद फिर ये पीसीटी के अंदर जाता है। पीसीटी में बहुत सारी चीज़ें रीएब्जर्व हो जाते हैं, फिर डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी, फिर हमारे लूप फैनले, फिर डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन हमारा पास हो जाता है। उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स जो है आसानी से आप मूव करते रहते हैं, ब्लड वेसल्स देखिए आप आसानी से इसके ऊपर से मूव कर रहा होता है, और यही बाद में अंत में रीनल वेन के थ्रू ये बाहर ओपन हो जाता है। ऑलराइट, ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ हमारा देख सकते हैं आप, पूरा जो स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन और उसका जो फंक्शन था हमने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, इसका जरूर आप फीडबैक दीजिएगा, ताकि चीज़ें को और हम अगले बार से और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सके। ऑलराइट दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हीमोडायलिसिस के बारे में, हीमोडायलिसिस जो अगर किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तो उसके लिए हम हीमोडायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, इसके बारे में सारे कंसेप्ट को अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।